एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मार्केट आउटलुक 2023, यानी कि अब 2022 के साल की समाप्ति हो रही है और हमने देखा कि ये साल काफी टर्बुलेंट रहा एज फार एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसर्न, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारे डोमेस्टिक शेयर बाजारों में काफी रेजिलियंस दिखाई और विज़ ग्लोबल मार्केट्स काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा। साल 2023 कैसा रह सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर इक्विटी मार्केट्स के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप, मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड से। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद और नमस्कार आपके व्यूअर्स को। प्लेजर सर। सर, अगर हम साल 2022 की बात करें तो काफी टर्बुलेंट ईयर रहा, काफी वॉलेटाइल मार्केट्स रहे, लेकिन इस vis-a-vis the global markets, vis-a-vis the emerging markets also, हमारे भारतीय शेयर बाजारों ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई, हमारी इकोनॉमी ने जो है वो रेजिलियंस दिखाई। ऐसे में आपको क्या लगता है साल 2023 हमारी इकोनॉमी, हमारे बाजारों के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, 2022 का एनालिसिस को लेकर हम आगे बढ़ें तो आपको खास चीज ये याद रखने की जरूरत है कि हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी फॉरेनर के कारण हुई थी, क्योंकि कंसिस्टेंटली साल के बिगनिंग से अब तक डोमेस्टिक निवेशकों ने कंसिस्टेंटली पैसा डाला है वाया म्यूचुअल फंड, वाया एसआईपी रूट या थ्रू डायरेक्ट इक्विटी के रूट में। मगर फॉरेनर जो है ना, लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 से फॉरेनर्स ने जून तक पैसा निकाला, करीबन 2.5 लाख करोड़ का पैसा निकाला। कारण ये था कि तेल के दाम बढ़ने लगे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। तो तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे देश की फॉरेनर की फ्लोस को जज करने में, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ता है तो फॉरेनर्स पैसा निकालते हैं। और जून के बाद जब फेड ने रेट हाइक शुरू किया और एक स्लोडाउन का माहौल बन गया ना, तब तेल की दाम गिरने लगी। 125 की डॉलर से आज की जो $80 लेवल के ऊपर पहुंच गई है। तो ये डिक्लाइनिंग तेल इंडिया के लिए एक अच्छी चीज होती है, तो वापसी देगा अपने फॉरेनर का। मगर जो 2.5 लाख करोड़ पैसा बाहर गया उन 9 महीनों में, अभी तक 5 महीने जो हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको खाली 1 लाख से अंदर ही पैसा आया है। तो और 1.5 लाख करोड़ रुपया जो एफआई का पैसा हमारे देश के मार्केट में निवेश था 2021 में, वो अभी आना बाकी है। तो वो 2023 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो फ्लो वापस आएगी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की फ्लो भी एसआईपी बुक जारी रहेगी। तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट अगले साल दिख रहा है। कारण ये कि वो एडवांस कंट्री रिसेशन की ओर बढ़ रही है, तो रिसेशन के माहौल में तेल का डिमांड गिरेगा, तो तेल के दाम और गिरने की एक आशा रख सकते हैं। ऐसे गिरावट जो होती है वो ना ही फॉरेनर को एक दिलचस्पी देती है हमारे मार्केट में निवेश करने के लिए, मगर हमारे इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि एक क्रूड के जरिए होता था वो कम होगी। सेकेंड, कॉर्पोरेट्स की मार्जिन्स में भी एक अच्छा इनपुट कॉस्ट में आप गिरावट देख सकते हैं, तो ईपीएस भी बढ़ सकता है। तीसरी चीज है कि इस रिसेशन वाली माहौल में इंडिया एक शाइनिंग स्टार, क्योंकि हमारी ग्रोथ आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है 6 से थोड़ा ज्यादा अगले साल। रिसेशन का थोड़ा भी असर आया, 5.5 तक भी गिरेगा, फिर भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम होंगे। तो ऐसी हालत में 2023 में एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी इंडिया की रिलेटिव टू द वर्ल्ड, एक अच्छी फॉरेनर की फ्लो, कंटिन्यूइंग डोमेस्टिक फ्लोस और एक कैपेक्स ड्रिवन जो हमारी बिजनेस की साइकिल शुरू हुई है, क्योंकि 10 साल से प्राइवेट सेक्टर ने कॉर्पोरेट में निवेश नहीं किया, अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। तो एक अच्छा अर्निंग्स का सीजन भी मेरे को सामने दिख रहा है अगले साल में डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनियों से। उससे मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा और 2023 एंड में जरूर मैं 2022 एंड से सभी इंडिसेस को हायर लेवल पे देख रहा हूँ। जी सर, लेकिन जब हम रिसेशन की बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यूरोजोन और यूएस एडवांस डेवलप्ड नेशंस में रिसेशन के फेयर्स क्या बोले, हम रिसेशन में करीब करीब आ ही चुके हैं। तो हमारे अगर बाजारों की बात करें तो डीआईआई फ्लोज आर नाउ एज मीनिंगफुल एज एफपीआई फ्लोज, राइट? आप रिटेल का पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, आप ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट भी आती है इक्विटी मार्केट्स में, तो काफी सहारा बाजारों को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि यही सहारा जो है ये हमको और ऊंचाई तक पहुंचाएगा? एंड बिकॉज इफ यू सी लुक एट द नवंबर नंबर्स लेटेस्ट, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने इक्विटी स्कीम्स में देखी है, इक्विटी के साइड पे देखी है।
vis-a-vis SP, systematic investment plan flows, SIP flows have been at record high. So अभी भी हम जो है हमारी निर्भरता जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा लगती है। नहीं, मेरे ख्याल में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बाइंग अल्टीमेटली रिटेल की पैसे की कारण ही हो रहा है ना। तो रिटेल अगर पैसे डालेंगे म्यूचुअल फंड में तो वो खरीदारी करेंगे, मगर वो मैं समझता हूँ कि मार्केट को न्यू हाइस लेने में डोमेस्टिक का उतना हाथ नहीं है जितना एफआईआई का हाथ है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि हर फंड मैनेजर देखता है कि क्या वैल्यूएशन मुझे ठीक मिल रही है, राइट। तो वैल्यूएशन के तौर पर वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या एक सेक्टर से दूसरे अपना रोटेशन करते रहेंगे। और जब भी एफआईएस बेचते हैं तो उनको एक वैल्यूएशन करेक्शन मिलता है, तभी जाके वो खरीदते हैं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का हाथ होता है वॉलेटिलिटी को कम करना और मार्केट को एक सपोर्ट देना, यानी बहुत गिरने से करा सकता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं ना, क्योंकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की ओनरशिप देखें, राइट, उसमें करीबन 45% ओनर का शेयर है। जैसे असीम प्रेमजी सर विप्रो को ओन करते हैं, ऐसी बात अगर हम देखें तो 45% उनके हाथ में, और वो बिक्री के लिए मार्केट में नहीं आती है, अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। तो बाकी 55% जो है किसी के हाथ में जो ट्रेड करता है या बाय एंड सेल करता है, उसमें 40% इज विथ एफआईआईस। म्यूचुअल फंड के हाथ में 15% है, रिटेल के कुल मिला के 15% है, मगर एक सिंगल लार्जेस्ट होल्डर एफआईएस होते हैं। तो उनकी जो अभी मैंने कहा ना कि एक खाली 1/3 पैसा वापस आया है, तो एफआईएस की वापसी ही हमारे मार्केट को हायर लेवल्स पर लेके जा सकती है। डोमेस्टिक जब भी एफआई बेचते हैं, डोमेस्टिक खरीदारी करेंगे तो एक मैं क्या कहूँ, लेस वॉलेटाइल आपको एक जर्नी होगा टुवर्ड्स दैट। पर अल्टीमेटली फॉरेनर का पैसा ही सबसे बड़ा हिस्सा है और उसी के ऊपर ध्यान भी हमें देना चाहिए मार्केट की डायरेक्शन के लिए। How do you see interest rate panning out, sir? हमने देखा कि एग्रेसिव रेट हाइक्स फेड की तरफ से आए, फिर आरबीआई भी रेट हाइक्स अभी कर ही रहा है और पीकिंग आउट के संकेत आपको हमको अभी मिल नहीं रहे कि धीमापन। जी देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन इतना एक स्कैरी चीज नहीं है, इतना डरावने वाला चीज नहीं है। फिर भी आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ रहा है, क्योंकि यूएस में अगर रेट हाइक कर रहे हैं ना तो उनको वो डिफरेंस कांस्टेंट रखना है, नहीं तो रुपये के ऊपर दबाव ज्यादा आ जाएगा। तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की हालत के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं कर रहा है, मगर फॉरेनर जैसे अमेरिकन इकोनॉमी में अभी भी और 50-75 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक और एक्सपेक्टेड है। तो उसके पीछे आरबीआई को भी टू कीप पेस रखना होगा, नहीं तो रुपये बहुत वीकन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में और थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकती है डोमेस्टिकली बिकॉज ऑफ द यूएस की सिचुएशन के कारण। हमारी इन्फ्लेशन तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रही है और अप्रैल में जून में 5 के नीचे या 5 के करीब भी दिख रही है, तो उसके कारण आरबीआई को रेट हाइक करने की जरूरत नहीं होगी। सेकेंड चीज इसमें है कि आप देखें तो करेंसी को मैनेज करना आरबीआई का बहुत बड़ा एक काम होता है, क्योंकि ना वो इंपोर्टर को सपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्टर को सपोर्ट करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में और थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट हाइक्स हम देख पाएंगे। और कंज्यूमर्स के लिए भी आप देख रहे हैं तो बैंक्स बहुत तेजी से अपना लेंडिंग रेट्स को बढ़ा रहे हैं, मगर डिपॉजिट रेट्स को उतना नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनकी मार्जिन भी इंप्रूव हो रही है। मगर अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए एक हायर इंटरेस्ट रेट का जरूर इस साल में हम आते हुए देखेंगे, बट ये कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी नॉर्मलाइज्ड है। हाई सिंगल डिजिट रेट्स आई थिंक डिसेंट है, इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, और कुछ मैं डिक्लाइन इन डिमांड ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स की माहौल नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल, और इंडिया को तो आदत ही है हाई इंटरेस्ट रेट्स की, ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए। वी हैव सीन लेंडिंग रेट्स गोइंग अप टू 14-15% आल्सो। उस सिनेरियो में भी हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। सर, ये जो ग्लोबल रिसेशन के फेयर्स है, डू यू एक्सपेक्ट दिस टू हिट इंडियन एक्सपोर्ट्स? यस, डेफिनेटली, बिकॉज वर्ल्ड की जो स्थिति है, मैं देख रहा हूँ कि अगर यूक्रेन वॉर चलता रहा तो डेफिनेटली वर्ल्ड और जबरदस्त रिसेशन में चला जाएगा। और यूक्रेन का वॉर खत्म हुआ फिर भी क्या है कि आपको ज्यादातर यूक्रेन को रीबिल्डिंग में वर्ल्ड लग जाएगी, तो ऐसी हालत में एक उसमें भी बहुत खर्चा होगा। तो इंडिया की एक्सपोर्ट जो होती है
वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट्स नहीं होती है जो यूक्रेन को रीबिल्डिंग के लिए जरूरत होगी। हमारी एक्सपोर्ट्स होती है जहाँ पे लो कॉस्ट मैन पावर की एक स्थिति होती है। तो आप देखेंगे तो टेक्सटाइल्स के फील्ड या आईटी सर्विसेज के फील्ड या फार्मा के फील्ड या ऑटो एंसिलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये अभी जहाँ पे लो कॉस्ट लेबर का एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है, उसी से हमें एक एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ दिख रही है। और पिछले 15 साल में हमारी एक्सपोर्ट्स शायद डबल हो चुकी है, फ्रॉम exports to 1.9% of world exports. So definitely एक slowing down world में थोड़ा बहुत असर हमारे exports के ऊपर दिख पाएगा। इसलिए मैं generally export oriented sectors को underweight रख रहे हैं हमारे portfolio में और उसे ज्यादा focus नहीं दे रहे हैं। At the same time हमारी exports खाली 2% है। तो इसका काउंटर फैक्टर ये है कि 98% रिसेशन का इम्पैक्ट कई किसी और देश के ऊपर जो होगा जिसका ज्यादा एक्सपोर्ट का शेयर है। हमारा कम एक्सपोर्ट का शेयर ही हमारी इकोनॉमी को एक प्रोटेक्शन दिलवा रही है। वन सेकेंड बात यह है कि भले ही 2023 में एक्सपोर्ट्स की दबाव देखें, मेरे को 2024-25 में वापस बाउंस बैक देख रहा है, क्योंकि रिसेशन का माहौल भी अभी एक सॉफ्ट रिसेशन दिख रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में बाउंस बैक होगा 2024 में, ये अटेम्प्ट है। सेकंड, गवर्नमेंट ने भी पीएलआई स्कीम को बहुत पुश किया है, जो कि चाइना से ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका और एडवांस कंट्रीज को जा रहे हैं उसको इंडिया में शिफ्ट करने की जो एक मूव हो रही है एमएनसीज की ओर से, उसके लिए इंडिया अपना दरवाजा खोलकर अपने इंसेंटिव्स देकर उसको यहाँ, तो उस 2023 में आप उन कारखाने को लगते हुए देखेंगे, उन वो प्लान्स को इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे। बट 2024 में ये पीएलआई वाली फैक्ट्रीज आके वापस हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देगी और ये वर्ल्ड स्लोडाउन में होगा फिर भी ये ग्रोथ होगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। ये नए ऑलरेडी चाइना से खरीद रहे हैं, उनके लिए हमारी लो कॉस्ट लेबर और प्लेंटीफुल लेबर सप्लाई का एडवांटेज उठाकर हम थोड़ा बहुत चाइना से एक्सपोर्ट्स को उठा सकते हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट की स्टोरी शायद 2024 में मैं बाउंस बैक करते हुए देख रहा हूँ। मे भी 2023 में उसके ऊपर थोड़ा दबाव दिखेगा। सुब्रमण्यम सर, अगर हम जैसे कि आपने बात की हमारे मार्केट्स में हो सकता है कि एफआईआई फ्लोज का आगमन जो है वो 2023 से शुरू हुए, लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए अपने इक्विटी मार्केट्स को विज़ द अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड आल्सो द चाइना मार्केट्स, तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम प्रीमियम पे अभी कामकाज कर रहे हैं एज फार एज द ईपीएस ऑफ निफ्टी इज कंसर्न। तो क्या लगता है आपको इस वैल्यूएशन डिफरेंशियल की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती है एफआईआई फ्लोज में, या फिर आपको लगता है नहीं जो हम प्रीमियम कमांड कर रहे हैं वो हमारे सही है और लोग हमारे पास आएंगे? ओके, तो पहली बात है कि मैं चाइना का आपने जो प्रश्न पूछा उसको रिप्लाई देता हूँ। चाइना में स्ट्रॉन्ग करेक्शन हुआ है क्योंकि ग्लोबल माहौल उनको सपोर्टिव नहीं है। कोविड का शुरुआत भी उधर हुआ था, अभी वापस कोविड अपना सर उठा रही है, वो भी चाइना में ही उठा रही है। दूसरी बात है कि अमेरिका और चाइना के बारे में, ताइवान के बारे में थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है। इसी चाइना ने भी रशिया का साथ दिया इन टर्म्स ऑफ द वॉर। तो चाइना का एक नेगेटिव आउटलुक रहा है, उसके कारण उसके मार्केट ऊपर दबाव दिख रहा है। इसलिए चाइनीज मार्केट का करेक्शन जो हुआ उसके कारण हम प्रीमियम में विज़ावी चाइना दिख रहे हैं। चाइनीज मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा बिकॉज उसकी देश की हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मार्केट एंटिसिपेट करे। तो चाइना में एक बाउंस बैक होगा और वो प्रीमियम जो हमें मिल रहा है उसको नैरो होते हुए मैं देख रहा हूँ चाइना स्पेसिफिक। मगर ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के अंदर आप देखें दो तीन चीज। एक एफआईआई जो निवेश करता है ना, वो खाली इंडिया में नहीं करता है, वो एक बास्केट में करता है। अब क्या हुआ है कि उसमें कि एक बास्केट में करता है तो एक पोर्टफोलियो में एक ग्रोथ स्टॉक होता है और एक वैल्यू स्टॉक होता है म्यूचुअल फंड का। वैसे ही एक फॉरेनर के लिए, क्योंकि फॉरेन पैसा जो इंडिया में आता है, चाहे वो ईटीएफ का पैसा आता है या म्यूचुअल फंड का पैसा या हेज फंड का पैसा, वहां पे उनके लिए इंडिया एक ग्रोथ स्टॉक है। और जैसे इंडिया में हम ग्रोथ स्टॉक के लिए एक हाई पी रेशियो देते हैं, वैसे वो इंडिया ऐसे देश को स्टॉक मानकर हाई पी रेशियो दे रहे हैं, इसलिए वो वैल्यूएशन हाई है। तीसरी चीज यह है कि अब 2006 से आपने देखा कि इंडिया कॉन्स्टेंटली प्रीमियम में रही है। ये आजकल की बात नहीं है, ये 16 साल से हम प्रीमियम में चल रहे हैं। तो ये प्रीमियम कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलवेज इंडिया एक प्रीमियम अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के कारण ऑलवेज डिजर्व्स अ प्रीमियम, और ये प्रीमियम कोई उनको डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर तेल का दाम गिरने लगेगा तो समझिए कि ये प्रीमियम और भी बढ़ेगा और भी पैसा आ जाएगा इंडिया में, राइट। और फाइनली मैं बात रिलेटिव वैल्यूएशन देखें, क्योंकि 2006 से ही हम प्रीमियम में हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखें हमारी देश की,
तो हमारे लॉन्ग टर्म पी रेशियो जो फॉरेनर्स ट्रैक करते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर, MSCI इंडिया वाला इंडेक्स, तो उस लॉन्ग टर्म प्रीमियम के एवरेज देखें, आज हम उसी एवरेज के लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। तो अब कंपेयर टू अवर ओन हिस्टोरिकल पीई, हम नेदर महंगे हैं नॉर सस्ते हैं, हम करीबन एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। तो ये अपनो जाके एक ओवर वैल्यूएशन अपनी लॉन्ग टर्म कंपैरिजन में जाने के लिए और बहुत स्पेस है, तो वैल्यूएशंस और बढ़ सकती है विदाउट एनी वरी अबाउट FII फ्लोज स्टॉपिंग और स्लोइंग डाउन। How do you expect the corporate earnings to pan out for coming quarters? क्योंकि अभी तक तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, barring a few sectors जहाँ पे because of the global volatility जहाँ दबाव देखने को मिला, and commodity prices जो ऊपर चले गए थे वो भी अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो corporate earnings अगर हम अगले आने वाले 4-5 क्वार्टर्स की बात करें, कैसे लगते हैं? मेरे को सेक्टर स्पेसिफिक होगा बात, क्योंकि एक दिवाली का सीजन बहुत बढ़िया लगा है टॉप लाइन ग्रोथ के जरिए। सेकंड, आपने देखा कि जून तक तेल के दाम हाई थी, उसके बाद तेल के दाम गिरने लगी, तो वो एक डिफरेंशियल कॉस्ट का इनपुट का जो एडवांटेज है वो उनको मिलेगा। तीसरी बात है मगर कि सभी जो अर्निंग्स डिस्क्लोज होते हैं वो वाई ऑन वाई होते हैं, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर के ऊपर कंपेयर करते हैं, लास्ट ईयर का माहौल बहुत अलग था, तो एक वाई बेसिस में मैं अच्छी नंबर्स दिखाने की कोशिश जरूर देखूंगा। और फाइनली मैं कहूंगा कि आपको सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जरूर ऑलरेडी ऐलान हो रहा है कि दबाव दिख रहा है, तो शायद उधर थोड़ा टॉप लाइन में थोड़ा कमी दिखेंगे जो इम्पैक्ट हो सकता है। और कमोडिटी के रिलेटेड फील्ड्स में भी थोड़ा डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइसेस जो थे उसके कारण थोड़ी दबाव दिख सकती है। वेयर यूजर इंडस्ट्रीज मैं देख रहा हूं कि उनको एक कमोडिटी प्राइस की गिरावट की एडवांटेज मिलेगी। तो एंड सेकंड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंकिंग की जो एक वाइडनिंग मार्जिन्स निम्स हम देख नहीं रहे हैं वो और कुछ क्वार्टर्स के लिए जारी रहेंगे, तो बैंकिंग नंबर्स भी अच्छे दिखेंगे मेरे ख्याल में। सर अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो वहां पे हमने देखा कि बैंकिंग का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, और बैंकिंग स्पेस में भी PSU स्पेस जो है वो काफी निकल के परफॉर्मेंस वाइज जो है बहुत सालों के बाद जागा, वहां अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर हम बात करें FMCG स्पेस की, वहां पे अच्छा खासा इजाफा हमको देखने को मिला। बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी, ये सब सेक्टर्स जो है वो 2022 के आउट परफॉर्मर्स रहे। 2023 में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो उभर के आ सकते हैं, द सेक्टर रोटेशन दैट यू आर सीइंग गोइंग फॉरवर्ड? मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग कंटिन्यू रहेगी, स्कोप है अभी भी मार्जिन एक्सपेंशन, और क्रेडिट ग्रोथ जो दिख रहा है उससे उनके प्रॉफिट की ग्रोथ भी मैं बहुत जबरदस्त दिख रहा हूँ। तो बैंकिंग विल कंटिन्यू टू बी एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर नेक्स्ट ईयर टू। तो उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स की तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ध्यान हो रहा है, तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन दिखने लगेगी। तो मेरे ख्याल में कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, सप्लायर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत एक वी शेप्ड रिकवरी दिखाएंगे उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स में। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मेरे को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में दिख रहा है। तीसरी बात है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, क्योंकि उनको लास्ट ईयर दबाव था कमोडिटी इनपुट प्राइसेस का, और डिमांड भी कम रही थी। इस साल मैं डिमांड का भी वाइडनिंग देख रहा हूं, और उनका एबिलिटी टू पास ऑन द कॉस्ट इंक्रीज टू देयर कस्टमर, प्लस कुछ क्षेत्र में एक ऑयल तेल का दाम गिरा तो उनकी इनपुट कॉस्ट में भी मैं बेनिफिट देख रहा हूं। तो मेरे को कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस, जिसके अंदर मैं ऑटो को भी मानता हूं एक डिस्क्रिशनरी आइटम है, तो वो मेरे लिए इस साल अच्छा नंबर्स दिखाने की एक आशा रख रहा हूं मैं। तो बैंकिंग एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये दोनों मेरे लिए ईपीएस में वाइडनिंग ईपीएस मार्जिन्स कंसेंसस को बीट करने वाली क्षमता उनमें होगी। सर आपका आईटी सेक्टर पे क्या व्यू है? वी ऑल नो दैट कि रिसेशन की बातें जब चलती है, और मेजरली हमारा एक्सपोजर जो इन कंपनीज का है, बेलवेदर कंपनीज का, इट्स इन US एंड यूरोजोन। दिक्कतें तो हैं, पर आपको लगता है कि ये सेक्टर जो है बहुत पिट चुका है? वन शुड रियली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट इन स्कीम्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू दिस सेक्टर? मैं उस लेवल के नजदीक पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है। थोड़ी बहुत और करेक्शन शायद हो सकता है, क्योंकि एक आपने रिसेशन की बात करी, उसके अलावा ये स्टॉक प्राइसेस जो आईटी सेक्टर के उसमें करेक्शन हो रहे हैं, उसका और एक कारण है कि कोविड के टाइम में एक पी एक्सपेंशन हुआ था इन्फोसिस और ऐसे आईटी कंपनियों की वैल्यूएशंस में, जिसका कारण था एक बहुत बड़ा पोस्ट कोविड बूम सामने दिख रहा था।
अब ना ही वो बूम नहीं रहा, अब रिसेशन से एक गिरती हुई डिमांड की बात आ रही है। तो ये दोनों चीज के कारण जो एक आईटी एक सुपर हाई ग्रोथ सेक्टर बन गई थी, अब एक वैल्यू या डिफेंसिव सेक्टर की ओर बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आईटी एक सिक्लिकल नहीं है जो कि बहुत गिरता है और बहुत उठता है। तो मैं समझता हूं कि अब इतने गिरावट के बाद हम नियर द बॉटम आ गए हैं, मगर और थोड़ा है बॉटम होने का, मगर नियर द बॉटम आ गए। तो डेफिनेटली दो चीज मैं कहूंगा, एक आईटी को जरूर शामिल होना चाहिए पोर्टफोलियो में, उसको कभी जीरो नहीं करने का जरूर होना चाहिए। सेकंड चीज है कि जैसे मैंने एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया था कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, उसी आईटी में भी क्या होता है कि जिन सेक्टरों को आईटी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यूजर इंडस्ट्रीज को, उनको भी क्या है कि इस टाइम में उनको रिसेशन के टाइम में कॉस्ट सेव करने के लिए एक महंगी कंपनी से एक सस्ते कंपनी में अपनी ऑर्डर शिफ्ट होती है। तो इंट्रा आईटी कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो एक शायद आप स्टॉक स्पेसिफिक करेंगे तो एक कंपनी शायद विनर हो सकती है जिसने ज्यादा ऑर्डर्स को ग्रैब कर दिया हो। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी लेना की जरूरत है। मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ पब्लिक फोरम में, मगर डेफिनेटली आईटी के अंदर एक बहुत से स्टॉक्स हो सकते हैं जो वैल्यू अपना मार्जिन को एक्सपैंड करके या कट करके अपना मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर सकती है इस माहौल में, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो वही मैं कहूंगा कि वी आर नियरिंग दैट स्पेस जहां पे गुड क्वालिटी आईटी कंपनीज को अब चुन चुन के पिक कर सकते हैं। सुब्रमण्यम सर, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में विच आर द बेस्ट स्कीम्स दैट वन शुड रियली पिक अप? जो नए इन्वेस्टर है जो मार्केट्स में आना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट में आना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी ऑफर्स हैं जो इस अनसर्टेन पीरियड में can be less risky and would give decent returns? करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि देखिए, हर अनसर्टन या वॉलेटाइल पीरियड या करेक्शन वाली पीरियड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। पर मानते हैं कि हर व्यक्ति इक्वल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ इज एबिलिटी टू बेयर वॉलेटिलिटी या लॉसेस। तो अगर हम इन्वेस्टर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करें कि एक है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए कंफर्टेबल है, थोड़ी बहुत महीने के लिए लॉस भी हुआ तो एक लॉन्ग टर्म तौर से वो टिके रहता है एज एन इन्वेस्टर। दूसरा होता है एक मॉडरेट वाला इन्वेस्टर, और तीसरा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिसको थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट का एडवांटेज चाहिए मगर उसको नुकसान से बहुत बहुत डर है। तो इन तीनों को मैं कहूंगा कि एक अग्रेसिव इन्वेस्टर अभी भी आप इंडिविजुअल लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश कर कर उस पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कर सकते हो। तो आज के स्टेटस में मैं कहूंगा कि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सही होगा। क्योंकि और एक साल के बाद शायद आपको लार्ज कैप को कम करा के मिड एंड स्मॉल कैप बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे एक माहौल में वो जो रिस्क ले सकता है, चर्न कर सकता है पोर्टफोलियो को और फिर वेट कर सकता है। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में ये आज की रिकमेंडेशन में उसको ये। सेकंड, एक मॉडरेट इन्वेस्टर है जो जिसको एक बहुत ज्यादा लॉस नुकसान सहने की एक ताकत नहीं है, एट द सेम टाइम उसको एक्सपर्टीज भी नहीं है कि मैं कब लार्ज कैप में रहूं, कितना डालूं। तो मैं कहूंगा कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड जो होते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे फंड मैनेजर के पास एक व्यू होता है, एक स्टडी होती है, और उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो को रीएलोकेट कर सकते हैं। और इसमें निवेशक के लिए एडवांटेज होता है कि टैक्स का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअली लार्ज कैप मिड कैप में डाला और 9 महीने में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। वेरएस म्यूचुअल फंड्स टैक्स फ्री होते हैं इंटरनली, तो उनको जब ये पोर्टफोलियो रीएलोकेट करते हैं तो इन्वेस्टर के ऊपर वो टैक्स का असर नहीं आता है। तो मैं कहूंगा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में फर्क क्या है कि मल्टी कैप में ऑलवेज 25% मिड कैप, ऑलवेज 25% स्मॉल कैप रहता है, पर फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये दोनों कैटेगरी मैं रेकमेंड करूंगा। और थोड़े रिस्क कवर्स हो तो लार्ज एंड मिड कैप करके एक कैटेगरी है। तो ये तीन कैटेगरी, लीस्ट रिस्की है लार्ज एंड मिड कैप, फिर आती है फ्लेक्सी कैप, फिर आती है मल्टी कैप, ये उनके अंदर आप कर सकते हैं। और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो हाइब्रिड कैटेगरी में दो तरह के फंड होते हैं। एक अग्रेसिव हाइब्रिड जहां पे नॉर्मली 65-70% इक्विटी रहता है और बैलेंस डेट पे रहता है, या डायनेमिक एसेट एलोकेशन यानी बैलेंस एडवांटेज एक कैटेगरी जहां पे फंड मैनेजर डिसीजन लेता है कि मैं कितना इक्विटी कितना डेट में डालूं। तो वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेटर होगा, क्योंकि डेट की कॉम्पोनेंट उसको प्रोटेक्शन देगी और थोड़ा बहुत अक्रूवल का इनकम भी आएगा और इक्विटी से थोड़ा रिटर्न आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर फर्स्ट अपना रिस्क एपेटाइट समझे
और उस हिसाब से या वो इंडिविजुअल लार्ज मिड एंड स्मॉल या मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश करे बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपेटाइट। जी, one last question sir, what is your expectation from the budget this time? देखिए मेरे लिए क्या है कि ये बजट लास्ट बजट है जो प्री इलेक्शन बजट कह सकते हैं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद हाथ पैर उनके बांधे होंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो इस गवर्नमेंट ने उनको टैकल करना चाहिए वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? क्योंकि वही इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि इतने हम 18 को वोटिंग एज को कम करा दिया और इतना हमारा एक डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है वो रिस्क में बदल सकता है अगर हमने इनफ नौकरी नहीं दिलवाई। तो पीएलआई जैसी स्कीम में जो एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स को जो सपोर्ट बूस्ट देना है वो इसी बजट को देना है, ताकि अगले साल 1.5 साल में इलेक्शन के पहले कुछ एक माहौल बन जाए कि बहुत सी नौकरियां मार्केट में आ रही है और सब लोग को मिल रही है, ऐसी एक माहौल। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर मैं समझता हूं कि कुछ स्पेशल टैक्स रिबेट, अगर कोई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो तो उसको टैक्स में और भी छूट दो, उसको कुछ सपोर्ट दो, सो दैट दोस तो मेरे लिए ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओरिएंटेड बजट होनी चाहिए as far as the country is concerned. Second issue मैं कहूँगा कि from a perspective of the infrastructure spend versus consumption spend, right? तो मैं infrastructure के ऊपर continued focus expect कर रहा हूँ, क्योंकि वो ultimately अगले साल में consumption में जो भी उनको करना चाहिए वो हो सकता है, वो second चीज मैं कहूँगा। और तीसरी बात ये है कि इंडस्ट्री के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत से डिफरेंट टैक्सेस है, जैसे प्रॉपर्टी के लिए 2 साल, डेट के लिए 3 साल, इक्विटी के लिए 1 साल। ये ऐसा माहौल क्यों? एक सिंगल कैपिटल गेन्स का सिचुएशन रखिए, चाहे वो 1 साल हो 3 साल हो, और इक्वल रखिए तो कंफ्यूजन कम हो। और उससे कैपिटल मार्केट, देखिए इंडिया के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कैपिटल मार्केट की बहुत जरूरत है, क्योंकि एंटायरली बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट को जितना सपोर्ट दे सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि ज्यादातर लोग कैपिटल मार्केट में निवेश करें, चाहे वो इक्विटी में हो डेट में हो, तो वो इंडिया के भविष्य के लिए अच्छी चीज होगी। तो मैं कहूंगा कि कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स जो भी उनको करना है वो एक अहम चीज है। और फाइनली मैं कहूंगा कि बहुत साल से बात हुआ है, कुछ एक्शंस भी हुए हैं, बट हमारी जो बैंकिंग सेक्टर की मर्जर्स के बारे में बात हुई वो होगी, वो हमारे लिए और भी ज्यादा वर्ल्ड स्केल बैंक्स की जरूरत है। तो बैंक मर्जर्स के ऊपर भी कुछ करेंगे तो छोटी नहीं कर पाती है, तो एक जस्ट और 5 या 10 लार्ज साइज बैंक्स रहे तो वो काफी है हमारे देश के लिए। तो उसके और भी मैं कुछ स्टेप्स देखना चाह रहा हूं कि बैंक मर्जर को भी एक आगे और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन का भी उधर हाथ मिले, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स वर्किंग एंड रीच ऑफ लेंडिंग टू द एंटायर कंट्री वो भी इंप्रूव हो सकती है। तो ये मेरी 3 एक्सपेक्टेशंस है मुझे। Thank you, Subramanian sir, for being with us. It is a pleasure speaking with you, sir. Thank you. बहुत धन्यवाद. Thank you so much.